वो 5-7 मिनट का इधर उधर हो सकता है। हाँ जी। नमस्कार। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित विद्या निवास मिश्र जन्मशती संगोष्ठी के दूसरे दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विद्या निवास मिश्र जी की जन्मशती संगोष्ठी का उद्घाटन कल 18 जून को प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी द्वारा किया गया उद्घाटन भाषण, और उसमें उद्घाटन सत्र में श्री गोविंद मिश्र जी, प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी, श्री माधव कौशिक, प्रोफेसर कुमुद शर्मा और साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव उपस्थित थे। और कल ही इस संगोष्ठी का प्रथम सत्र, जो ललित निबंधकार एवं संपादक के रूप में विद्या निवास मिश्र विषय पर केंद्रित था, वो प्रोफेसर श्याम सुंदर दुबे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी और श्री दयानिधि मिश्र ने अपने विचार रखे। और आज हम यहाँ एकत्रित हैं। आज हमारे 4 सत्र होंगे जो विभिन्न विषयों पर केंद्रित हैं। अभी का यह सत्र विद्या निवास मिश्र का कला चिंतन इस विषय पर केंद्रित है, और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं हिंदी के प्रख्यात विद्वान श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी। और इस सत्र में हमारे साथ हैं प्रोफेसर माधव हारा और डॉक्टर ज्योतिष अकादमी की तरफ से हम इन तीनों वक्ताओं का स्वागत करते हैं। और आप सबका भी जो हमारे बीच अभी उपस्थित है और जो लोग लाइव इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबसे अनुरोध होगा कि कृपया इस कार्यक्रम के लिंक को अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि लोग इस कार्यक्रम का लाभ उठा सकें। सबसे पहले मैं अपने सभाध्यक्ष का एक संक्षिप्त परिचय आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय विगत लगभग 50 वर्षों से साहित्य, कला तथा संस्कृति के विभिन्न अनुशासनों के अध्ययन और उनसे जुड़े विभिन्न विषयों पर सृजनात्मक रूप से सक्रिय हैं। वे वाणिज्यिक कर विभाग के विभिन्न पदों पर 40 वर्षों तक कार्यरत रहकर 2015 में सदस्य मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड के पद से सेवानिवृत्त हुए। निबंधकार, समीक्षक, संस्कृतिवेद तथा भारतीय कला के विभिन्न अनुशासनों के, विशेषकर भारतीय लघु चित्र परंपरा तथा कला एवं साहित्य के अंतर संबंधों के विचारक श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय की इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है। आपके द्वारा संपादित 20 पुस्तकें, 2 अनुदित, 16 निबंध संग्रह तथा 29 कला केंद्रित कृतियाँ प्रकाशित हैं। आपको ब्रिटिश काउंसिल की प्रतिष्ठित फेलोशिप सहित सिमेंगर लेडर जर्मनी और धर्मपाल शोधपीठ की सीनियर फेलोशिप भी प्राप्त हुए हैं। आपको अनेक पुरस्कारों सम्मानों से देश विदेश में अलंकृत किया गया है, जिनमें महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का कलाभूषण पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शरद जोशी और कुबेरनाथ राय सम्मान, केंद्रीय हिंदी संस्थान का महापंडित राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है सर। हमारे बीच है डॉक्टर ज्योतिष जोशी, जो साहित्य, कला और नाटक रंगमंच के प्रसिद्ध आलोचक हैं। आपकी 28 मौलिक तथा 12 संपादित पुस्तकें हैं, जिससे भारतीय साहित्य, संस्कृति तथा कला को नई दिशा मिली है। आपने अनेक राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर कार्य किया है, और आप ललित कला अकादमी में संपादक के पद पर थे। वहाँ आप ललित कला अकादमी की पत्रिका समकालीन कला के संपादक रहे। हिंदी अकादमी के सचिव के रूप में आपने कार्य किया। प्रधानमंत्री संग्रहालय तथा पुस्तकालय के सीनियर फेलो के रूप में आप संबद्ध रहे, और अन्य अनेक फेलोशिप आपको प्राप्त है। आपको राजभाषा गौरव सम्मान, देवी शंकर अवस्थी सम्मान सहित अनेक पुरस्कार सम्मान प्राप्त है। हमारे बीच है प्रोफेसर माधव हारा जी, जो हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। भारतीय संत काव्य की महत्वपूर्ण श्रृंखला आपने संपादित की है। आपकी शताधिक रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। आप 31 वर्ष तक राजस्थान सरकार की उच्च सेवा से संबद्ध रहे,
हिंदी विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में आचार्य एवं अध्यक्ष भी रहे। आप अनेक पुरस्कार सम्मानों से विभूषित हैं, जिनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी का देवराज उपाध्याय पुरस्कार शामिल है। आपकी कई दर्जन भर पुस्तकें प्रकाशित हैं और संप्रति आप साहित्य अकादमी के सामान्य परिषद के सदस्य भी हैं। इससे संक्षिप्त परिचय के बाद मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर ज्योतिष जोशी को उनके विचारों। इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय उपाध्याय जी, प्रतिभागी वक्ता श्री हाड़ा जी, सभागार में उपस्थित श्री नंद किशोराचार्य जी, श्री रामदेव शुक्ल जी, ब्रजरत्न जोशी जी, ब्रजेंद्र पाटिल जी, मंजुला जी और आप सब। ये विषय इतना व्यापक है और इसकी परंपरा इतनी गहन है कि इस पर बहुत छोटी सी अवधि में बात नहीं की जा सकती, उसका परिचय भी संभव नहीं है। कल भी अनेक सत्रों में पंडित जी को याद किया गया और उनके कार्य और जीवन की बहुत सारी चीज़ों से हम परिचित हुए। कुछ दिनों पहले देवेश से मेरी बात हो रही थी तो मैंने कहा था, और वो यहाँ में मैं कहना चाहता हूँ कि पंडित जी की प्राथमिकता में भारत की व्यापक सांस्कृतिक दृष्टि थी। और आप सब जानते हैं कि उन्होंने रामायण पर, महाभारत पर, संस्कृत के पुराने क्लासिक्स पर, भाषा विज्ञान पर, निबंध पर, व्याकरण और कोश पर विशद काम किया। और कोई एक व्यक्ति छोटे से जीवन में 78-79 वर्ष का जीवन छोटा ही होता है, छोटे से जीवन में इतना काम करे तो ये अद्भुत और अपूर्व है। वो वही कर सकते थे। उसमें कला एक अनुषंगी पक्ष है उनका, वो उनकी सांस्कृतिक दृष्टि में ही आता है। कला पर अलग से सिर्फ एक पुस्तक है उनकी, तंत्र कला और आस्वाद नाम की किताब है, और उसमें भी उन्होंने पारंपरिक रूप से जो भारत की तांत्रिक कला है उसके आस्वादन और उसकी प्रक्रिया पर उन्होंने बात की है। लेकिन जो भारतीय कला चिंतन की पुरानी धारा है हमारी, जिस धारा में मोती चंद्र हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, स्टेला क्रेमरिस हैं, आनंद कुमार स्वामी हैं, मोती चंद्र हैं, राय कृष्ण दास हैं, उस परंपरा में, उस चिंतन में पंडित जी भारतीय कला को भारतीयता के आसंग में समझते हैं, भारतीय संस्कृति के अनुरूप उसका अवगाहन करते हैं। और इस प्रक्रिया में आनंद कुमार स्वामी की जो दो बहुमूल्य निबंध हैं, एक निबंध है फिगर्स ऑफ स्पीच और दूसरा निबंध है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट। और आप सबको पता है कि आनंद कुमार स्वामी ऐसे पहले कलाविद हैं, ये दुर्भाग्य है कि हिंदी जगत उनको नहीं जानता, जिन्होंने पश्चिम को भारतीय कला का उपहास करने पर जवाब दिया, और उनके जवाब का प्रत्युत्तर कोई भी पश्चिमी कलाविद न दे सका। उनकी एक भी किताब हिंदी में उपलब्ध नहीं है। 65 से 70 पुस्तकें उनकी हैं। उन्होंने वेदों पर, पुराणों पर, उपनिषदों पर, कला के विभिन्न पक्षों पर अपूर्व लेखन किया था। और पंडित जी ने वत्सल निधि व्याख्यान दिया था 1980 में 2 टुकड़ों में, राय कृष्णदास स्मृति पर्व के अवसर पर पटना में। वह पंडित जी की दृष्टि में और उनकी कला चेतना में एक प्रस्थान बना था, वह व्याख्यान।
जिसमें पूर्ववर्ती जो चिंताधारा है कला की वो भी मौजूद है। तो अपने वक्तव्य के पूर्व पक्ष में पंडित जी की जो कला पर राय है और कला को जो वो समझते हैं और जो सही अर्थों में भारतीय मनीषा कला को परिभाषित करती है, अपने पूर्व पक्ष में उसको कुछ टुकड़ों में आपके सामने रखता हूँ। दूसरे पक्ष में, उत्तर पक्ष में अगर समय मिला तो इस पर 2-4 मिनट हम आपके सामने अपनी बात रखेंगे। कला आर्ट शब्द से भिन्न है। कला के अर्थ में ही 2 वस्तुएं निहित हैं, कटना या खंडित होना तथा जोड़ना। यानी कला खंड भी है, खंडित भी है और जोड़ भी, कम्युनियन भी है, मृत्यु भी है, प्यार भी है। यह उस कला में संभव नहीं जिसे आर्ट कहते हैं, क्योंकि वहाँ व्यक्तित्व बना रहता है। स्पष्ट है कि भारतीय कला दृष्टि में, दर्शन में नई उद्भावना का कोई संकल्प नहीं होता, बल्कि कहना चाहिए कि नवीनता नवीन बनाने में नहीं, नवीन होने में है। भारतीय कला समग्र कला है, वह सिर्फ प्रकार्यात्मक कला है, फंक्शनल कला है। उसमें उपयोगी यानी अप्लाइड आर्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। कला शुद्ध रूप से जीवन है, जीवन के लिए है, जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। इसीलिए कहते हैं कला मनुष्य के जीवन के मनोमय कोश का भोजन है, उसका अंग है, और इसीलिए वह मूलतः धार्मिक है। धार्मिक होना किसी विश्वास से जुड़ना नहीं, बल्कि जीवन के ऊंचे उठने के कार्य से जुड़ा होना है। कला का मनुष्य जीवन के ऊंचे उठने के कार्य से जुड़ा होने का आशय सर्व जीवन से एकाकार होना है। यही उसका मूल स्वर है। मूल भाव, मूल प्रकृति भी यही है। उसके साथ एकाकार होना, उसे पुनः प्राप्त करना, पुनः स्मृति, पुनः चेतना, पुनराकलन करना उसका धर्म है। कलाकार की निष्ठा मूलतः अपने समाज के साथ होती है, समाज में होती है। वह विश्वात्मा को देखता है, तो जो नवीनता आती है वह नवीनता जमाने के स्वभाव के कारण आती है। भारतीय कला इसी कारण व्यक्ति की नहीं, समाज और काल की होती है। व्यक्ति के रूप में कलाकार यहाँ तिरोहित हो रहता है। गुप्त कला, कुषाण कला और शुंग कला जब हम कहते हैं तो युग को कला की बात करते हैं, युग की कला की बात करते हैं, और कलाकार का नाम इन युगों में खोजने से भी आपको नहीं मिलता, इसलिए कि कलाकार ने व्यक्ति के रूप में अपने को कहीं इंगित नहीं किया है। भारतीय कला के जन्म की प्रक्रिया पर गौर करें तो पाएंगे कि कला सृष्टि पहले हो जाती है, उसका रूप रच जाता है, जैसा कि पाली वांग में चित्त संज्ञा में आता है। चित्त में उसकी पहचान, उसका पूरा रूप आ जाता है, वस्तु बाद में होती है। तो यह जो चित्त में ध्यान के बल पर, धियालंबन के बल पर कला सृष्टि कर ली जाती है, वस्तु बाद में होती है। इस प्रक्रिया के कारण कला निरी वस्तु नहीं होती, वस्तु उसका एक इंगित मात्र है, उसके परोक्ष में कला सृष्टि हो चुकी होती है। कला रचना की प्रक्रिया में एक आनुष्ठानिक मृत्यु आवश्यक है। कलाकार को यह भूल जाना है कि वह किस जगह पैदा हुआ है, अपने को उस मूल परंपरा के प्रति समर्पित करना है जिससे उसने सीखा है। उसे अपनी कृति में स्वयं को समर्पित करना है, क्योंकि कलाकर्म प्राण का व्यापार है और कलाकार का प्राण समाज का प्राण है, कृति का प्राण है। इस प्रक्रिया में उसे स्वयं को मारना पड़ता है। इस स्थिति में आकर जब वह रचना कर बैठता है तो वस्तुतः वह रचना रूपांतरण होती है, वह चाहे मसी की हो, मिट्टी की हो या कागज की हो। वह रूपांतरण वस्तुतः समाज की पूरी अवधारणा का प्रतिबिंब होता है, समष्टि चित्त का एक बिंब होता है। उसी रूप में उसे रूपांतरण कहते हैं। याद करें तो कालिदास के
यहाँ समाधि की शिथिलता की चर्चा आती है। यानी कि इस प्रक्रिया में जिसमें रचना निर्मित के क्षणों में कलाकार को अपने को मारना या समर्पित करना होता है, वह बिना समाधि में गए संभव नहीं होता। समाधि भंग हुई तो रचना निष्प्राण होने को अभिशप्त होगी। कालिदास की महत्वपूर्ण कृति है मालविकाग्निमित्र। राजा अग्निमित्र के कहने पर राज चित्रकार उस समय की सबसे सुंदर कन्या का चित्र बनाता है और वो कन्या मालविका होती है, तो राजा मुग्ध हो जाता है। लेकिन जब एक घटना घटती है और मालविका स्वयं अग्निमित्र के सामने आती है, तो राजा क्या कहता है। यहाँ भी देखिए कालिदास से ये समाधि की प्रक्रिया आई है, उसका सूत्र आया है, उसको आनंद कुमार स्वामी ने ग्रहण किया है, उसको पंडित जी किस तरह से व्याख्या करते हैं। तो राजा कहता है, चित्रगता या मस्याम कांत वे संवादि में हृदय संप्रति शिथिल समाधि मन्ने एने माँ लिखिता होता। यानी मालविका वास्तव में जितनी सुंदर है उतनी सुंदरता चित्रकार नहीं दिखा सका। राजा को लगा कि चित्रकार से गलती हो गई है। राजा ने सोचा जरूर चित्र बनाते समय चित्रकार की समाधि शिथिल हो गई थी। विद्यानिवास जी मानते हैं कि कला संपूर्णता को मापने का एक पैमाना भी है, जैसे 16 कलाओं वाले कृष्ण। कला सृष्टि प्रक्रिया का सघन अनुकीर्तन है, उसका हूबहू नकल नहीं। वह सृष्टि के सार सर्वस्व का अनुभावन है। वह सृष्टि के साथ एक रूप नहीं, समानांतर सृष्टि है। वह सृष्टि का भाव में तपाया हुआ निखरा हुआ रूप है। इसीलिए काव्य सृष्टि या कला सृष्टि में सृष्टि समाहित है, पर वह दृश्य सृष्टि से कुछ अलग भी है। वह शुद्ध अर्थ में सृष्टि का पूर्ण यथार्थ है। पारंपरिक कला प्रकार मूलतः जीवन के सहज धर्म व्यापार से जुड़े हैं। वे न तो जीवन की शोभा हैं, न जीवन के प्रतिबिंब। कला वस्तुतः जीवन का रागात्मक संस्कार है। भारत में कला दैनंदिन जीवन का अंग रही। साहित्य, संगीत, शिल्प सबके साथ यही बात है। यहाँ का दैनंदिन जीवन एक गहरे अचेतन राग बोध से नियमित और परिचालित रहा है। पारंपरिक कला की बात करें तो यह समझना होगा कि हमारे कलाकार को, विचारक को शास्त्र से कुछ प्रमाण और अनुपात प्राप्त हुए हैं। उनको प्रमाण या अनुपात बताना नहीं है। कलाकार को उसका अनुशीलन करके उसे अपने भीतर पूर्णतर करना है। इसके बाद जो कलाकृति बनेगी वह उसकी नहीं होगी, परंपरा की होगी। उसकी मौलिकता मूल से हटकर नहीं है। आनंद कुमार स्वामी से सहमत होते हुए वे कहते हैं कि वे ही कलाकृतियाँ रम्य मानी जाती हैं जो शास्त्र मत के अनुसार रचित हैं। व्यक्ति रुचि कोई कसौटी नहीं है। प्रामाणिकता निष्ठापूर्वक और चेतस के ऐक्य से आती है। उसी में नवसृजन भी होता है। उस समाधि स्थिति में नए मंत्र भी रचे जाते हैं। संपूर्ण को आभ्यंतर करके ही कोई उस संपूर्ण के साथ सामंजस्य सृष्टि कर सकता है। सामंजस्य के बिना नूतन सृष्टि का कोई अर्थ नहीं है। हमारी परंपरा में बहुत बड़ा अंश अनाम है। कब से पुरुष सूक्त के मंत्र षोडशोपचार पूजन के मंत्र हुए, दीप जलाने के लिए। चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायतः श्रोत्राद वायुष प्रणश्य मुखाद्रग्नि नर्जायत। यही मंत्र क्यों चुना गया, कोई प्रश्न नहीं करता। काल और कला दोनों ही हमारे वांग्मय की चाबियां हैं। दोनों ही एक धातु कल से बने हैं, जिनका अर्थ जोड़ना, रचना, खंड खंड करना और चारुतर बनाना और गढ़ना है। कुछ दार्शनिकों ने काल को भ्रम कहा, कुछ ने परम तत्व की क्रियात्मक शक्ति कहा, कुछ ने इसे त्रिगुणात्मिका सृष्टि का कारण बताया।
कुछ शैव और शाक्त विचारकों ने माया के 5 कंचुक बताए, कला, विद्या, राग, काल और नियति। कला और काल दोनों रचना की असीमता और अमरता की चुनौती बराबर स्वीकार करते हैं। दोनों मनुष्य को उद्वेलित करते हैं, तुम जो हो यहाँ न रहो, वह बनो जो बनकर सब बन सकते हो। कला अतिशय प्रेमासक्ति की साधना है। यह न तो रूपासक्ति है न कामासक्ति। रति तो है पर वैयक्तिक रति नहीं। केवल प्रेम में आसक्ति है, प्रिय में आसक्ति नहीं। प्रिय की प्राप्ति पर कोई बल नहीं, प्रेम न छूटे इस पर बल है। प्रेम में बने रहना मुख्य है, प्रेमी मुख्य नहीं। अभिष्ट यह कि प्रेम ही स्वभाव बन जाए। भारतीय कला सृष्टि यही जन्म लेती है। वह सहज की साधना में प्रकट होती है, क्योंकि चल रहे पर उसका बोध नहीं है, हैं पर उसका बोध नहीं। यह स्व का समर्पण कला को भक्ति की सीमा में प्रवेश कर देता है। पंडित जी कहते हैं, भारतीय कला ने तांत्रिक कला में ही अपनी पराकाष्ठा पाई। वे खजुराहो और एलोरा की मूर्तियों में तांत्रिक कला की सिद्धि देखते हैं और उन पर वासनात्मक दृष्टि के आरोपों का खंडन करते हैं। उनका मानना है कि स्थूल कायिक आनंद की जितनी प्रकार की उत्कर्ष भूमियाँ हो सकती हैं, उन सभी में सूक्ष्म अशरीरी और परम आनंद की अभिव्यक्ति जोहना तांत्रिक कलाकार का स्वप्न है। वे भारतीय जीवन के समग्र लक्ष्य मोक्ष को पाना चाहते हैं, न तो उनके सौंदर्य की इन झांकियों में और न कंकाल की भयावह मूर्तियों में और न विचित्र रति क्रीड़ाओं में ही कलाकार की दृष्टि का पर्यवसान है। सही बात तो यह है कि ये समस्त अभिप्राय साधक को सांसारिक जीवन में पूर्ण रूप से घुमाते फिराते हुए भी बराबर उसके ऊपर उठने के प्रयत्न को और भी अधिक पुष्ट करते हैं। खजुराहो के एक एक अभिप्राय को लेते हुए वे स्थापत्य की दृष्टि से कंदरिया, लक्ष्मेश्वर और विश्वनाथ मंदिरों की मूर्तियों की व्याख्या करते हुए तंत्र कला के तत्वों से उन्हें जोड़ते हैं और उनमें बौद्ध, शैव और वैष्णव दर्शनों का संयोग देखते हैं। यह हमारी नैतिक दुर्बलता है कि हम अपने स्तर से ही उस साधना को समझने की कोशिश की है, जिसका परिणाम यह होता है कि उसमें अपनी विकृत कामुकता की छवि ही हम पाने लगते हैं। वास्तव में जगत के प्रति भाषित सौंदर्य को जगदीश्वर से पृथक देखकर उसे अमंगल मानने वाले विचारकों की दृष्टि भारत की मूल संस्कृति के लिए एक अपरिचित और अनात्मीय दृष्टि है। वस्तुतः मानव शरीर को साधना का क्षेत्र और मानव जीवन की लीला को साधन की अभिव्यक्ति मानकर भारतीय तांत्रिक कला ने अपनी पराकाष्ठा पाई है। तंत्र और आगम यह दोनों ही एक दूसरे के पूरक और पर्यायवाची हैं। काम जीवन की मुख्यतम वृत्ति है और मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण और बाजीकरण यह 5 बाण प्रसिद्ध हैं। इन्हें क्रमशः वृश्चिक, बानर, शुक्र, मतंग तथा अश्व के प्रतीकों से तंत्र कला में अंकित किया गया है। इसका भावार्थ यही है कि इन बाणों से जो उन्मथित न हो सके और प्रत्येक कोने में अंकित शार्दुलों की भांति सुंदरियों के रूप मद को कुचलता हुआ ऊपर उठ जाए, वही सच्चा साधक है। उसकी दृष्टि दमन की नहीं बल्कि उन्नयन की है। तो यह पंडित जी की पूरी भारतीय मनीषा और भारतीय कला परंपरा की जो मूल दृष्टि है, भारतीय कला की रचना प्रक्रिया को, उसकी निर्मिति को और उसमें कलाकार की समाधि की प्रक्रिया को, उसको बहुत गहरे जाकर उन्होंने समझाया है। मैंने पहले ही निवेदन किया कि पंडित जी की दृष्टि में समग्रतः भारतीय सांस्कृतिक दृष्टि है, भारतीय मनीषा की चिंता है, भारतीय मनीषा की व्यापकता को प्रत्यक्ष करने की युक्ति काम करती रहती है। इसलिए कला भी उनके लिए अनुषंगिक है। कला को भारतीय संस्कृति और मनीषा की जो दृष्टि है
उस दृष्टि की पुष्टि में खड़ा किया उन्होंने, और उन्होंने दिखाया। इसमें ये आप देख सकते हैं कि पारंपरिक भारतीय कला दृष्टि ही यहाँ महत्वपूर्ण है। यहाँ आपको हर्बर्ट रीड या जॉन बर्जर या हेराल्ड रोजनबर्ग जैसे जो पश्चिमी कला विचारक हैं, उनकी कोई छवि नहीं है, और शुद्ध रूप से भारतीय चिंतन में और भारतीय कला में आधुनिकता को महत्व देना और उस पर बात करना और उसके पक्षों का विश्लेषण करना उनकी प्राथमिकता में नहीं था, क्योंकि वे आनंद कुमार स्वामी की तरह भी मानते थे। जिन आनंद कुमार स्वामी ने ईस्ट एंड वेस्ट नाम की एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है और बड़ा लंबा निबंध है इसी शीर्षक से, जिसमें आनंद कुमार स्वामी ने पश्चिम को ललकारते हुए कहा, यह पश्चिम, तुम्हारी ये आधुनिकता तो तुम्हारे मृत्यु का शून्य काल है, हम इसको नहीं मानते। भारतीय परंपरा नित्य ही शून्य होती है और सूर्योदय के साथ नवीन होती है। हमको तुम्हारी आधुनिकता नहीं चाहिए। तो उसी परंपरा में पंडित जी भी, और पंडित जी को जो लोग उत्तर आधुनिक और पोस्ट ट्रूथ के ज़माने में अपनी इन पदावलियों से अवगत करते हैं कि वो परंपरा और आधुनिकता के सेतु थे और उसका समन्वय करते थे, ये पंडित जी के मूल्यांकन की सीमा है, ये नहीं कहनी चाहिए। पंडित जी उस आधुनिकता को स्वीकार नहीं करते जिस आधुनिकता को लेके हम शहीद हो रहे हैं, जिसमें हमारे कोई मूल्य नहीं बचे, जिसमें नैतिकता नहीं बची। वो कल कहा गया कि गांधी जी ने हिंद स्वराज में पश्चिमी सभ्यता को पाश्विक सभ्यता कहा, शैतानी सभ्यता कहा, और उनका आधार नैतिक था, नैतिक दृष्टि थी। तो वह नैतिकता, वह पवित्रता, वह सात्विकता और प्रतिक्षण अपने भीतर स्वराज की कामना करना, आत्म प्रकाश को निवेदित करना, क्योंकि भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता ज्योति की संस्कृति है, ज्योति की सभ्यता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय में यूं ही हम नहीं कहते, प्रकाश की यात्रा है। और यही स्वराज आधार होना, जो ऋग्वेद के पहले मंडल के 36वें सूक्त का जो 7वां मंत्र है, जिसमें सबसे पहले स्वराज आता है, अग्नि की प्रार्थना में, ते घेमित नमस्विना उत स्वराज वास्ते। उसी स्वराज की चर्चा गांधी जी ने की और कहा कि भाई ये वैदिक शब्द है और इसका अर्थ आत्मानुशासन है, अपने मन पर शासन करना है। तो स्वराज की संस्कृति, स्वराज की सभ्यता जिस देश की है, जिस राष्ट्र की है, और जहां प्रत्येक सूर्योदय के साथ नवोन्मेषी दृष्टि आती है, उसमें आधुनिकता की कोई जगह नहीं है। और आधुनिकता अगर इसी रूप में है कि हर चीज पर हम प्रश्न पैदा करें और मूल्य विपर्यय को मूल्य बना दें, सारी नैतिकताओं को नष्ट कर दें, सारी पवित्रताओं को नष्ट कर दें, तो उस आधुनिकता का पंडित जी के लिए कोई मोल नहीं है। और मैं स्वयं कहता हूँ कि मेरे लिए भी उस आधुनिकता का कोई अर्थ नहीं। अगर वही आधुनिकता सर्वोपरि हो जाए तो हम अपनी मनीषा के साथ घात करेंगे। तो इस रूप में पंडित जी ने कला को भारतीय संस्कृति, भारतीय मनीषा और भारतीय चिंतन के आसंग में समझा और बताया। और आप देखें कि कला की रचना प्रक्रिया कितनी कठिन है कि एक कलाकार को, एक रचनाकार को अपनी समाधि में जाना है और तिल अपने को मारना है और अपने प्राण का उत्सर्ग करना है, तब उस कृत्य में प्राण का आना है। लेकिन हमने कला सृजन को क्या मजाक बना दिया है।
इस दृष्टि से, इस विचार से, चूंकि मैं कला जगत से भी जुड़ा हूँ, आधुनिक और समकालीन कला से भी, तो मुझे पीड़ा होती है। और मैं जगह जगह कहता हूँ कि हमारे कलाकारों को भी नहीं पता अपनी परंपरा के बारे में, और जो तथाकथित आधुनिक समीक्षक हैं उनको भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता है कि हमारे विचारकों ने कला पर क्या क्या राय रखी। तो दोनों ने मिलकर भारतीय कला का सत्यानाश किया है और पश्चिम का उसको नकलजी बना के छोड़ दिया है। तो समय ज़्यादा न लेते हुए, मेरा ख्याल है कि मैंने समय ले लिया है, सूत्रों में अपनी बात कही और ये आपसे निवेदन किया कि पंडित जी हमारी परंपरा के, हमारी मनीषा के, हमारी चिंताधारा के वह ऊर्जस्वित स्तंभ हैं जिन्होंने सूत्रों में हमें समझाया कि हमें कहाँ रहना है, हमें कहाँ खड़ा होना है। और उन्होंने ये बहुत स्पष्ट किया कि भारतीय कला का संबंध शुद्ध रूप से धर्म से है, धर्म के ध्यान से है, उस जगदीश्वर से है जिसने हमें रचा है। उससे वह पृथक हुआ तो उसके होने में ही संदेह हो जाता है। अब आप इसको स्वीकार करें न करें, विचार करें, जो करें सो करें, पंडित जी ने जो अपनी बात कही उसको मैंने आपके समक्ष रखा और उस पर अपनी बातें भी रखी। इस मौके पर और जन्म शतवार्षिकी पर उनको मैं अपनी प्रणति देता हूँ और उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि हम लोगों में भी उनकी कुछ रश्मियाँ आएँ कि उनकी चिंताओं को और उनके अधूरे पक्षों को थोड़ा आगे ले जा सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज्योतिष जोशी जी को, और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर माधव हारा जी को उनके विचारों को। सत्र के अध्यक्ष सम्माननीय नर्मदा प्रसाद जी उपाध्याय, मित्र वक्ता ज्योतिष जी, सभागार में मौजूद नंद किशोर जी आचार्य, कृष्ण कुमार सिंह जी, ब्रजरतन जी, रामदेव जी शुक्ल, त्रिपाठी जी, देवेश जी। मैंने देवेश जी से अनुरोध तो किया था कि मुझे उनके भक्ति चिंतन पर बोलने की अनुमति दी जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने ये तय कर दिया है कि आप कला चिंतन में ही अपनी बात कहें। बाद में मुझे लगा कि भारतीय भक्ति चिंतन और कला चिंतन विद्यानिवास जी के यहाँ दो अलग अनुशासन नहीं है। उन्होंने एक जगह कहा कि यहाँ कला भगवत भाव से भावित होती है। हमारे भक्ति रूपों में ही हमारी कला का अधिवास है। अधिकांश जितने शिल्प हैं, संगीत हैं, सब जगह भक्ति चेतना आपको सर्वत्र दिखाई पड़ेगी। मैं उनका पुराना पाठक हूँ और अपने समझने, अपने निष्कर्ष निकालने के दौरान दुविधा के चरम क्षणों में मैंने उनके चिंतन में अपने लिए पुष्टि और समर्थन खोजा है। आज मैं उनके प्रति उनकी स्मृति को नमन करता हूँ। विद्यानिवास जी के लिए साहित्य भी एक कला रूप है। दो अलग अनुशासन नहीं मानते वे कला और साहित्य को। साहित्य भी उनके लिए एक कला रूप है और वो भी भारतीय जीवन दृष्टि की फलश्रुति है।
विद्या निवास जी ये भी कहते हैं कि भारतीय जीवन दृष्टि, भारतीय कला दृष्टि अलग नहीं है। वे भारतीय कला दृष्टि, भारतीय जीवन दृष्टि, बल्कि उसको वे विश्व दृष्टि भी कहते हैं, उसके 3 प्रस्थान उन्होंने माने। पहला, जीवन एक है, उसको समझाते हुए कहते हैं कि जीवन अविभक्त है, दिखाई पड़ता है, उसके विभक्त होने की प्रतीति होती है हमें, लेकिन जीवन है, 2 है, लेकिन जो दूसरा है वो पराया नहीं, वो आपका अपना आत्मी है। वे बार बार इस बात पर जोर देते हैं। आप ये इसकी फलश्रुतियाँ उनके जो कला रूप है, उनके जितने साहित्य रूप है उनमें दिखाई पड़ेगी, भारतीय साहित्य रूपों में सभी जगह। दूसरी बात कहते हैं, जो कल किसी ने यहाँ मंच से कहा था, सही देखना तभी होता है जब सबको साथ देखा जाता है। ये भारतीय कला दृष्टि का प्रस्थान है, भारतीय जीवन दृष्टि का प्रस्थान। अक्सर हमारे यहाँ ये होता है साहित्य में, खास तौर पर कला में भी होता ही होगा, कि हम पहले से तय कर यही देखेंगे, हम विद्रोह देखेंगे, हम अन्याय और उत्पीड़न देखेंगे। सही देखना जब भी होता है जब आप सबको साथ लेकर देखें, एक भारतीय कला दृष्टि में, क्योंकि ये भारतीय जीवन दृष्टि भी है, इसीलिए भारतीय कला दृष्टि में ये एक जरूरी प्रस्थान है। आरंभ से शुरू में आप सभी कला रूपों में सर्वत्र दिखाई पड़ेगा। तीसरी बात जो उन्होंने कही, जीवन मात्र चैतन्य है, जड़ चेतन सभी जगह आप चेतना की मौजूदगी पाएंगे, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं सुषुप्त अवस्था में। लेकिन जीवन के सभी रूपों, इसकी फलश्रुतियां बहुत कला में बहुत दिखाई पड़ेगी, हमारे सांस्कृतिक बोध में भी दिखाई पड़ेगी, बाद में आ गया। और ये 3 प्रस्थान उनके अनुसार भारतीय कला दृष्टि में दिखाई पड़ते हैं, सर्वत्र इसकी फलश्रुतियां दिखाई पड़ती हैं। पहली फलश्रुति में कहते हैं कि सनातनता और निरंतर। वे कहते हैं कि सृष्टि काल के भीतर न होकर कालातीत होती है, उनकी बहुत महत्वपूर्ण स्थापना। काल के 2 रूप है, एक सावधि रूप और एक निरावधि रूप। सावधि रूप को पश्चिम में हिस्ट्री कहा गया है, हमारे यहाँ निरावधि रूप है कला का। कला को हम किसी अवधि में सीमित नहीं करते, साहित्य को भी हम किसी अवधि में सीमित नहीं करते, वो निरंतर है। इसीलिए हमारी कला की निर्भरता मिथकों पर है। इसलिए मिथक, क्योंकि मिथक रूपांतरित होता है, मिथक बीतता नहीं, मिथक रूपांतरित होता है, निरंतर आगे चलता रहता है। जैसे मान लीजिए पद्मिनी है, एक ही प्रकरण है, एक ही नायक है, एक ही नायिका है, लेकिन सदियों से उस क्षेत्र विषय, अलग अलग क्षेत्रों की सांस्कृतिक जरूरतों के अनुसार वही मिथ रूपांतरित होता हुआ चला जा रहा है। इसकी दूसरी भी एक फलश्रुति और है, हमारे यहाँ कभी, जो विद्या निवास जी कहते हैं, हमारे यहाँ रचनाकार को कभी महत्व नहीं दिया गया। हमारे यहाँ महत्वपूर्ण रचना है। हमारे यहाँ ये परंपरा पहले नहीं थी। आप हम जैसे मान लीजिए पद्मिनी प्रकरण है, आपको लगता है कि इसने उसको यूं, मौलिकता का कोई अवधारणा नहीं है हमारे यहाँ। इसीलिए सारी परंपरा में, साहित्य की परंपरा में भी, कला की परंपरा में भी आप देखेंगे कि आप पाएंगे कि गोरखनाथ नामदेव में है, नामदेव कबीर में है, कबीर आपको रैदास में मिलेंगे,
रैदास आपको सहजोबाई में मिलेंगे, और ये सब जाकर रविंद्रनाथ टैगोर में मिलेंगे। ये एक निरंतरता है। आप केवल अगर एक सावधि रूप में कबीर का मूल्यांकन कर रहे हैं या रैदास का मूल्यांकन कर रहे हैं तो आपको गलत। ये एक निरंतरता में, ये विद्यानिवास जी की बहुत महत्वपूर्ण भारतीय कला रूपों के बारे में और भारतीय साहित्य रूपों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण स्थापना। रामायण और महाभारत आप देखिए, क्षेत्रीय जरूरतों के अनुसार कितनी रामायण है, कितने महाभारत है, क्षेत्रीय सांस्कृतिक जरूरतों के अनुसार। उड़िया में अलग है रामचरितमानस से पहले, और क्षेत्रीय सांस्कृतिक जरूरतों के अनुसार एक ही परंपरा, एक ही चरित्र निरंतर चल रहा। आपको ये स्थापत्यों में भी दिखाई पड़ेगा, स्थापत्य में भी दिखाई, मंदिरों की मूर्ति स्थापत्य में भी दिखाई पड़ेगा। सदियों से हमारे नायक श्रीलंका जा रहे हैं विवाह करने के लिए। केवल जायसी का नायक रत्नसेन नहीं जा रहा है, रहन शेर निवका का नायक जा रहा है, उससे पहले संस्कृत के महाकाव्यों के नायक जा रहे हैं विवाह करने। अब हम मुश्किल ये है कि बाद में हम उसको सावधि रूप में ठहरा कर मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उसका रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये इसीलिए मिथकों पर निर्भरता है हमारी पूरी की पूरी। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो ज्योतिष जी ने भी कही, भारतीय कला रूपों की निर्भरता यथार्थ पर नहीं है। विद्यानिवास जी ने एक शब्द काम में लिया, सुसदृश, हूबहू। ये हमारी कला रूप इस पर निर्भर करते ही नहीं है, हूबहू पर, यथार्थ पर। हमारे यहाँ एक दौर रहा साहित्य में भी और कला में भी पूरा का पूरा, जिसमें हमारी निर्भरता यथार्थ पर हो गई पूरी तरह। ये यथार्थ काल का सावधि रूप है। आप जब ये करेंगे, वो जैसे रचना उनकी दृष्टि में, भारतीय दृष्टि में, भारतीय जीवन दृष्टि में हूबहू नहीं है, वो रचना पुनर्रचना है। आप जैसे मान लीजिए यदि मतलब कोई रचना अन्वित होकर प्रभाव छोड़े, भारतीय कला दृष्टि का लक्ष्य ये है, उसका उद्देश्य ये है, वो अगर अन्वित होकर प्रभाव नहीं छोड़ती, वो केवल यथार्थ है, तो वो कला की श्रेणी में नहीं आता। हमारे यहाँ हूबहू को, सुसदृश को कला दोष माना गया है। इतिहास वो समय का सावधि रूप है। आनंद कुमार स्वामी का नाम लिया, जिन उन्होंने इतिहास के आगे वो शब्द इस्तेमाल किया है, मिथ। हमारे यहाँ इतिहास नहीं है। अक्सर ऑथेंटिक की ये जो रूढ़ी है, ये हमारे यहाँ बहुत बाद में उपनिवेशकालीन चिंतन और पश्चिमी विद्वता से आई है। हमारे यहाँ ऑथेंटिक जैसा कोई आग्रह होता ही नहीं कला में, कभी भी, साहित्य में। इतिहास में जो कार्य कारण संबंध होता है, हमारे रचना रूपों में नहीं होता, हमारे कला रूपों में नहीं होता। आप ढूंढेंगे कि पद्मिनी पर भंवरे कैसे मंडराते हैं, आप कार्य कारण संबंध में ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक और बात जो उन्होंने कही, एक रूपता का अभाव, ये भी भारतीय जीवन दृष्टि की फलश्रुति। हमारी सारी परंपरा बहुवचन, इसलिए कि हम जड़ में भी और चेतन में भी चैतन्य का अस्तित्व मानते हैं। इस कारण हमारे सभी ये बहुवचन की परंपरा निरंतर पैटर्न। उन्होंने एक उदाहरण दिया, उनका एक निबंध है। किसी उत्तरी अमेरिका विश्वविद्यालय में गए और वो कहते हैं, अपने एक संस्मरण में उन्होंने लिखा है कि हम बहुत सारे लोग बैठते थे भारतीय, और फिर हम चाय मंगवाते और खाने को कुछ मंगवाते, और फिर हम में से कोई जाकर एक भुगतान कराता। तो ये क्रम जब 6-7 दिन तक चलता रहा, तो जो उस रेस्टोरेंट की मालिक थी, उसने मुझे कहा कि कोई तुम्हारे में पैटर्न ही नहीं है, तुम भुगतान कैसे करते हो?
ये जो क्या कहते हैं इसको, हमें सुहावनी एक रूपता से ऊब होती। ये एक रूपता हमारे कला रूपों में भी नहीं है। हमारे जो साहित्य के जो स्वरूप हैं और जो कला रूप हैं उनमें पारस्परिक एक रूपता भी नहीं है। उनके आंतरिक संगठन में आवयविक एक रूपता भी नहीं है। और ये पश्चिम को सबसे अधिक चौंकाने वाली बात लगती है। आप देखिए हमारे साहित्य के मूल्यांकन में जैसे स्ट्रेटन हॉली है तो वो मीरा में ढूंढेंगे कि विरह नहीं है तो फिर ये मीरा की रचनाएं नहीं है। एक रूपता चाहिए आपको। विनंद केलवर्त को कबीर में केवल कटु वाग्मिता चाहिए, अन्यथा वो कबीर की रचना नहीं है। सुहावनी एक रूपता का आग्रह पश्चिम में, हमारे यहाँ नहीं, विद्यानिवास जी कहते हैं उससे हमें ऊब होती है। एक और बात जो उन्होंने भारतीय कला रूपों के संबंध में कही है वो ये है, वैयक्तिक से निर्वैयक्तिक होते हैं। उनके दो निबंधों के उदाहरण मैं दूंगा, सभी निबंधों में। एक मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बहुत खूबसूरत निबंध है। आप भारतीय कला दृष्टि का सबसे अच्छा उदाहरण। वे शुरू गृहिणी की चिंता से करते हैं, बिल्कुल वैयक्तिक, अपनी और गृहिणी की चिंता से। फिर कौशल्या पर आते हैं और अंत में अनाम कौशल्याओं पर आते हैं। खत्म वहां होता है। उनका उद्धरण है, मेरा पर मन घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं द्वारा मुखरित एक अनाम कौशल्या की ओर। इन सब के वो कहते हैं ये भारतीय कला रूप में आता है। मनुष्य की नियति है, सनातन नियति, वैभव और निर्वासन। ऐसा ही एक उनका और निबंध है, मैंने सिल पहुंचाई। वे आज शुरू उससे करते हैं निजी प्रसंग से और अंत में पहुंचते हैं कि वे ये इसीलिए रस, उनके रस को वे भारतीय कला दृष्टि का आधार मानते हैं, जो साधारणीकरण जिसकी फलश्रुति। एक और बात जो विद्यानिवास जी ने बार बार कही है वो भी भारतीय जीवन दृष्टि की फलश्रुति है। श्रृंगार भारत में परंपरा है। पश्चिम की निगाह में जो अनैतिक है, जो अश्लील है, वो हमारे यहाँ अश्लील और अनैतिक की श्रेणी में नहीं आता। बहुत खूबसूरत समापन में एक छोटे से प्रकरण से करूँगा। बहुत खूबसूरत प्रकरण है और मुझे लगता है कि वो विद्यानिवास जी मिश्र के, विद्यानिवास जी के कला चिंतन का मूल है, स्वर है। प्रकरण उनका भी नहीं, प्रकरण राहुल सांकृत्यायन का। एक यात्रा में वे राहुल सांकृत्यायन के साथ थे तो राहुल सांकृत्यायन ने उनको सुनाया। राहुल सांकृत्यायन का एक विवाह रूस में हुआ था और उससे उनका एक बेटा था इगोर। तो कि मैं एक दिन, उनकी पत्नी कैथोलिक थी, एक दिन के मुझे उसने कहा कि ये जो ईसा मसीह है ये कौन है, चित्रघर में देख के। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी माँ के देवता हैं। तो बच्चे ने कहा कि मेरा देवता कौन है? तो कि राहुल सांकृत्यायन ने कहा मैं निरुत्तर था। कुछ समय बाद कहीं मुझे भगवान शंकर का एक चित्र मिला और मैं घर ले गया और मैंने इगोर को दिया कि ये तुम्हारे देवता। बच्चे ने कहा कि ये ध्यान मग्न है, एकदम शांत हैं, इनके इतने सारे सांप लिपटे हुए हैं, क्या इनको भय नहीं लगता? कि इनके डमरू लगा हुआ है, ये ध्यान मग्न है, ये डमरू बजता कैसे? फिर कहा कि इनके 3 आंखें क्यों हैं? तो राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि मैंने उत्तर दिया कि हमारे देवता विचित्र हैं। बच्चे ने कहा मुझे यही पसंद है। भारतीय कला चिंतन, भारतीय कला, भारतीय साहित्य
बहुवचन साहित्य है, बहुवचन कला है, उनका स्वर बहुवचन, उनमें कोई एक रूपता नहीं है और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। मैं अकेडमी के प्रति और देवेश जी के प्रति और आप सब के प्रति हृदय से ऋणी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर माधव जी को। और मैं अध्यक्ष के वक्तव्य के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी को। कब खत्म होगा सेशन? आप बंद कर लीजिए। आप बंद कर लीजिए। भारतीय कला के जीवंत आख्याता श्रद्धेय पंडित विद्यानिवास जी मिश्र की जन्मशती के अवसर पर केंद्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा उनके कला के क्षेत्र में दिए गए अवदान पर केंद्रित इस विद्वत संगोष्ठी में अकादमी की ओर से उपस्थित आदरणीय देवेश जी, उनके सभी सहयोगी, श्रद्धेय पंडित जी के अनुज दयानिधि जी, गिरीश्वर जी, श्रद्धेय आचार्य जी, श्री कृष्ण जी, ब्रजरतन जी, परम श्रद्धेय रामदेव शुक्ल जी, ब्रजेंद्र सिंघल जी, जो भारतीय संत परंपरा के प्रामाणिक विद्वान हमारे बीच में हैं, स्वाति जी, दीदी विद्याबिंदु जी, मंजुला जी, ब्रजेंद्र जी, और अभी हमने जिनके दोनों महत्वपूर्ण वक्तव्यों को सुना, भारतीय कला के ख्यात और उर्वर चिंतक ज्योतिष जी और भारतीय कला के समीक्षक, और जिन्होंने अभी विभिन्न संदर्भों के साथ पंडित जी के दर्शन को भी स्पष्ट किया, आदरणीय माधव हाड़ा जी, और इस विद्वत संगोष्ठी में उपस्थित वे सभी विद्वान जिनके कारण आज के भारतीय साहित्य और कला की धारा का प्रवाह अप्रतिम रूप से अप्रतिहत और निरंतर बना हुआ है, और यह धारा भी हमारे समक्ष सदा नीरा धारा के रूप में उपस्थित है। मैं आप सबको इस अवसर पर पूज्य पंडित जी की स्मृति को नमन करने के साथ आपके हृदय में उनकी जो स्मृति बसी हुई है उसको भी सादर नमन करता हूँ। जैसा कि मैंने निवेदन किया, अभी हमने जिन सारवान और महत्वपूर्ण वक्तव्यों को सुना, उसमें उन्होंने, आप दोनों विद्वान वक्ताओं ने पूज्य पंडित जी के द्वारा जो कला के अवधारणा के तत्वों को स्पष्ट किया गया है उसके बारे में विस्तार से तथ्यात्मक रूप से रेखांकित किया। पूरे परिप्रेक्ष्य को भी उन्होंने हमारे समक्ष रखा, इसलिए मैं नहीं समझता कि उसमें मुझे कुछ बहुत ज़्यादा जोड़ने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी आदेश भी है और यह प्रसंग भी, इसलिए बहुत संक्षेप में समय की बाध्यता को दृष्टिगत रखते हुए मैं अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। मेरे विनम्र मत में हमारे बीच में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनको हम कलात्मक व्यक्तित्व कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कला स्वयं व्यक्तित्व हो जाती है। श्रद्धेय पंडित जी ऐसे ही व्यक्तित्व थे जिनमें कला स्वयं मूर्त हो उठी थी। उनके जैसे दुर्लभ व्यक्तित्व हमें कम दिखाई देते हैं, और ऐसे उनके व्यक्तित्व और कृतित्व में उनकी स्वयं की यह कला अवधारणा प्रत्यक्ष हो गई थी। जैसा कि अभी कहा गया कि जीवन और कला एक दूसरे से अलग नहीं है, उनमें कहीं द्वैत नहीं है, और वो ये कहते थे कि यदि द्वैत है तो फिर दोनों अधूरे हैं। ये उनकी अवधारणा थी, और इसी अवधारणा के आधार पर अभी हम सब लोगों ने आप लोगों के वक्तव्यों को सुना।
पंडित जी के संबंध में ये अवधारणा है कि वो तो बड़े व्यक्ति व्यंजक निबंधकार थे, ललित निबंधकार थे। हालांकि वो ललित निबंधकार स्वयं को कहना पसंद नहीं करते थे, व्यक्ति व्यंजक निबंधकार थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि यह महान त्रयी जो ललित निबंधकारों और व्यक्ति व्यंजक निबंधकारों की है, वो त्रयी जो है उसमें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं, पंडित जी आते हैं और कुबेर जी आते हैं। इन तीनों के द्वारा जो लिखे गए निबंध हैं उनका मूल आधार ही कला है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखी कालिदास की लालिती योजना, तो कालिदास की लालिती योजना जो उसमें उन्होंने लिखी, उसी से ललित निबंध की अवधारणा जो है वो विकसित हुई। और वो ये कहते हैं कि मानव रचित सौंदर्य ही भारतीय कला की आत्मा है। और अभी जैसा कि कहा गया, पंडित जी जो है उद्घोष करते हैं कि वही जो समष्टिगत चेतना है वही भारतीय कला विद्यमान रहती है। और कुबेरनाथ राय जी जो थे, उन्होंने तो उनकी कृति कामधेनु ही डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी को समर्पित की थी। और उनका कहना था कि मनुष्यता की सुंदरता ही भारतीय कला की आत्मा है। और उन्होंने तीनों लोगों ने जिस आर्ष परंपरा की हम बात करते हैं और जिसका निर्वाह जो है इन तीनों महान निबंधकारों ने किया है, उनकी आधारभूमि कला ही थी। और पंडित जी की कला अवधारणा के संबंध में आपने जैसे कहा कि तंत्र कला और आस्वाद उनकी महत्वपूर्ण कृति है, निस्संदेह है। लेकिन पंडित जी की अनेक कृतियाँ, मैं बहुत संक्षेप में आपको बताऊं, उनकी कृति है गति और रेखा, उनकी कृति है रसबोध और कला, उनकी एक कृति जिसका आपने उल्लेख किया था तंत्र कला और आस्वाद। इसके अलावा फिर उनका एक लंबा उनकी एक कृति है स्वरूप विमर्श। एक लंबा संवाद उनका हुआ प्रोफेसर डॉक्टर राफेल आर्गुलाई से, जो स्पेन के स्कॉलर थे। और फ्रॉम दी गेंगीज टू दी मेडिटेरियन उनकी कृति अंग्रेजी में प्रकाशित हुई थी, जिसका हिंदी अनुवाद मैंने गंगा तट से भूमध्य सागर के नाम से किया, जिसको सस्ता साहित्य प्रकाशन में श्रद्धेय कृष्णदत्त पालीवाल जी ने प्रकाशित किया। उसमें उन्होंने पाश्चात्य कला संस्कृति और भारतीय कला संस्कृति के प्रस्थान बिंदुओं की तलाश की थी। फिर उनका एक लंबा संवाद हुआ प्रोफेसर फिलिप्पी से, जो इटालियन थे, और वो संवाद के संबंध में अभी भी कार्य होना शेष है। वो अभी हिंदी में नहीं आया ना, अंग्रेजी में आया है। इटली में, यूरोप में, विशेष रूप से पेरिस में, मिलान में उन्होंने जो व्याख्यान दिए, श्रद्धेय दयानिधि जी ने वो रचनावली 21 खंडों में संपादित की है। और हृदय सहृदय नाम का जो उसका 16वें नंबर का खंड है, उसमें इसके बारे में विस्तार से बताया भी गया है। आपने जिन आनंद कुमार स्वामी के व्याख्यानों का विवरण दिया, वो भी उसके अंदर रचनावली में 21 खंडों में सम्मिलित हैं। तो वो जो प्रोफेसर फिलिप्पी के साथ संवाद था वो नहीं हुआ। अभी भी इटली के जो कुछ व्याख्यान थे कुछ रचनावली में आए, बाकी वो संवाद जो उन्होंने किया वहाँ इटालियन स्कॉलर्स से वो भी नहीं आया। फिर उन्होंने रामायण और गीत गोविंद के संबंध में, मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनके साथ कार्य किया। और गीत गोविंद में विशेष रूप से राधा माधव रंगरंगी, जिसकी प्रकाशन हुआ है भारतीय ज्ञानपीठ से, जिसकी भूमिका कपिला जी ने लिखी। तो ये कृति जो है महाभारत का काव्य वर्ग, उसमें तो खैर कला पक्ष जो है वो अपने स्तर पे है ही, लेकिन रामायण का काव्य वर्ग और गीत गोविंद, राधा माधव रंगरंगी, ये उनकी दो कृतियाँ ऐसी हैं जिसमें उन्होंने भारतीय कला के संबंध में अपने विचार रखे हैं। और फिर उसके बाद उसमें मेरे भी रचना, उनके जयदेव की जीवनी और कला संबंधी आलेख हैं। लेकिन मुख्य रूप से उन्होंने जिसका अभी ज्योतिष जी ने उल्लेख किया, अवधारणात्मक स्तर के ऊपर पंडित जी ने जो काम किया है, वह तांत्रिक कला के संबंध में उन्होंने खजुराहो के बारे में लिखा कि ये जो है ये खजुराहो के शिल्प समाप्ति के नहीं, संभावनाओं के शिल्प हैं, वो ये कहते हैं। और वो कहते हैं कि तांत्रिक कला जो है वह भारतीय कला की वह उत्कर्ष भूमि है जिसमें भारतीय कला ने अपने उत्कर्ष को, अपनी आत्मा को तलाश किया।
और जैसा कि आपने बताया कि कृष्ण जो है उनके अंदर 16 कलाएं हैं, तो वो किस तरह से हैं उसका अलग से उन्होंने आख्यान किया है। तो खजुराहो के तंत्र के संबंध में उन्होंने आपने जिनका जो 5 क्रियाएं गिनाई तंत्र की, उसके आधार पर खजुराहो के शिल्पों के संबंध में उन्होंने वर्णन किया है। और कंदरिया महादेव और लक्ष्मणेश्वर मंदिर से लेकर पार्श्वनाथ मंदिर तक के जितने शिल्प हैं उनके बारे में उनकी व्याख्या है। पंडित जी की जो अवधारणा इन के जो कलात्मक अवदान है उसको हम 2 खंडों में विशेष रूप से बांट सकते हैं। एक तो अवधारणात्मक, जो अवधारणा के बारे में अभी विस्तार से हाड़ा जी ने उनके दर्शन को केंद्र में रखते हुए बताया, और ज्योतिष जी ने जो उनके विभिन्न संदर्भ दिए, वो तो वो अवधारणा का उनका जो पक्ष है वो तो लगभग उसके ऊपर विमर्श हुआ है, भले कम विमर्श हुआ हो, लेकिन वो हमारे पास में लिखित रूप में उपलब्ध है। उनकी अवधारणा स्पष्ट है कि भारतीय कला जो है उसके बड़ी सूत्रात्मक रूप से कहते हैं कि भारतीय कला वह है जिसमें आवेग हो तो धाराओं का और संयम हो तो तटों का। पंडित जी कहते हैं कि भारतीय लोक दृष्टि और कला दृष्टि दोनों में कोई अंतर नहीं है। आदरणीय बिंदु जी बैठी हुई हैं, भारतीय लोक के संबंध में आपका विशेष कार्य है, तो पंडित जी ने आपको भी उद्धृत किया है और मंजुला जी को भी उद्धृत किया है। एक कृति तो उनके घर ही लिखी उन्होंने, तो उसके संबंध में उनका विचार बिल्कुल स्पष्ट था कि भारतीय लोक दृष्टि और भारतीय कला दृष्टि में अंतर नहीं है। भारतीय दृष्टि उस रागबोध की बात करती है जो समग्रता का पर्याय है, और यह समग्रता क्या है इसको उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतर संबंध होना चाहिए। भारतीय कला, जैसा अभी हाड़ा जी ने बताया, अलग अलग बातों उपादानों की बात नहीं करती, वो संबद्धता की बात करती है। वह संबद्धता में उपजने वाले जो सौंदर्य उसके अंदर प्रतिष्ठित है उसकी बात करती है। तो आनंद कुमार स्वामी को लेकर के उन्होंने जो बात कही, तो अवधारणा के स्तर के ऊपर तो हमारे पास बहुत सामग्री उपलब्ध है उनकी स्वयं की कृतियों में। वो कहते हैं स्वरूप विमर्श में कि भाई स्वरूप जो है वो तो हमारे सामने ऐसा प्रत्यक्ष होना चाहिए, और वक्रता के संबंध में वो कहते हैं कि गति और रेखा में कि रेखा जो वो सौंदर्य जो है वो बंकिमता में ही है, वक्रता में ही है। और कालिदास का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि कालिदास कहते हैं कि उज्जैनी जो है वो वक्र पंथा है। मेघदूत से कहते हैं कि तुम जो है ऐसे रास्ते से जाना जो सपाट ना हो, क्यों? उज्जैनी जो है वो वक्र पंथा है, टेढ़ी है और इसलिए सुंदर है। टेढ़ी रेखा जो होती है सौंदर्य जो है उसी में होता है। तो वो वक्र रेखा जो होती है बंकिमता के जो में सौंदर्य होता है उसकी विवेचना उन्होंने की है और कालिदास के माध्यम से की है। तो अवधारणा के स्तर पर जिनसे वो प्रभावित हैं, जैसा आपने बताया डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी से। आनंद कुमार स्वामी कहते थे कि नवीन बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, चिर नवीन बने रहो वो महत्वपूर्ण है। नवीन बनाना जो है वो तो आप कभी भी किसी को भग्न करके स्मारक बना दोगे, लेकिन अपने युगीन सरोकारों से जुड़े हुए आप कैसे अपने आप को नवीन बना सकते हो, यह महत्वपूर्ण है। और कल भी ये बात कही गई थी कि कहीं कहीं पंडित जी जो है वो भले आचरण वाली भी बात आई थी कल, लेकिन पंडित जी के साथ एक विशेषता ये थी कि उन्होंने अपने आप को आधुनिकता के साथ जोड़ रखा था और उनके दर्शन को लेकर के भी उनकी आलोचना हुई कि भाई एक तरफ तो आप, जैसे आपने कहा, परंपरा की बात करते हो, दूसरी तरफ आधुनिकता की। तो परंपरा बंधन नहीं, उनकी तो पुस्तक का ही नाम है। और उसमें वो ये कहते हैं कि हमारी परंपरा इतनी उदार है कि परंपरा के भीतर से ही परंपरा को तोड़ने की राह जाती है। और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ऐसे इकलौते चिंतक हैं पंडित जी, जिन्होंने कालिदास के काव्य के माध्यम से अपनी भारतीय कला की अवधारणा को समझाया। जैसे आपने कहा समग्रता की बात की, वो पंडित जी कहते हैं कि भाई कोई चित्र जो है वो अपने अकेला बन ही नहीं सकता। एक बार मैंने उनसे पूछा कि पंडित जी ये पोर्ट्रेट के बारे में आपकी क्या अवधारणा है, तो बोले भाई
पोर्ट्रेट जो है वो पश्चिम के अंदर एक निश्चित शब्द है, एक व्यक्ति चित्र का, और अपने यहाँ जो व्यक्ति चित्र है वो दो शब्दों से मिलके बना है, व्यक्ति और चित्र। तो ये तो जबरदस्ती का जुड़ाव है। हमारे यहाँ निजस्व पे जोर नहीं है, जैसा आप कह रहे थे। हमारे यहाँ जहाँ स्व का विसर्जन होता है वहाँ से भारतीय कला की यात्रा आरंभ होती है। यो वो व्रताभ्यो अप्रणोद लोकम, वो ऋग्वेद की इस ऋचा के संबंध में बार बार कहते थे कि जिसने व्रत को तोड़ दिया, जिसने परिधि को तोड़ दिया, जो उस परिधि को तोड़ करके लोक में विलीन हो गया, जिसने अपने स्व का विसर्जन कर दिया, जिसने अपने निजस्व को तिरोहित कर दिया, समझ लो वही सबसे बड़ा कलाकार है। और वो ये कहते थे कि भाई तुम्हारे यहाँ व्यक्तित्व की अवधारणा जो है वो पूरे परिवेश के बीच में आनी चाहिए। व्यक्ति वो नहीं है, जैसे आप जाएं, जैसे लूव्र म्यूजियम में चले जाएं, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट में चले जाएं, ब्रिटिश म्यूजियम में चले जाएं, पश्चिम के किन्हीं भी संग्रहालयों में चले जाएं, आप वहाँ ये देखेंगे कि अलेक्जेंडर की या सिकंदर की जो मूर्ति बनी हुई है या हरक्यूलिस की जो मूर्ति बनी हुई है उसमें एक एक मांसपेशी जो है वो बड़ी स्पष्ट है। पूरा जोर बलिष्ठ बनाने के ऊपर है। पंडित जी कहते थे कि हमारे यहाँ देह के बलिष्ठ बनाने पर जोर नहीं है, देह के सुसंहत होने के ऊपर जोर है। हमारे यहाँ उस देह के ऊपर जोर है जिसमें प्राण का संधान हो। हमारे यहाँ कलाकार का उद्देश्य जो है उस देह को प्राणवान, मिट्टी को प्राणवान करना है। उस कलाकार का उद्देश्य यह है कि वह मिट्टी से कहे कि मेरे प्राण तुम्हारे प्राण हैं, तुम्हारे प्राण जो हैं वो पूरे लोक के प्राण हैं। इसलिए वो ये कहते थे कि भाई ये जो हमारे यहाँ व्यक्ति चित्र की अवधारणा वो पूरे परिवेश को लेकर के, अकेले उसको नहीं है। हमारे यहाँ राम की पहचान तब तक नहीं होती जब तक कि उनके हाथ में धनुष ना हो। कृष्ण की पहचान तब तक नहीं होती जब तक कि उनके सिर पर मोर मुकुट ना हो, वंशी उनके अधरों पर वेणु ना हो, और बुद्ध की पहचान तब तक नहीं होती जब तक कि उनके अधरों पर स्मित न खेल रहा हो, जब तक उनके मस्तक के पीछे वलय न बना हुआ हो। तो ये जो पूरे परिवेश की बात है, और इसको जोड़ते थे किससे? वो कालिदास से, इकलौते चिंतक, जैसे मैंने कहा, वो उदाहरण देते थे। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है मेघदूत का। दुष्यंत चाहता है कि चित्र बनाए शकुंतला का, मगर वो अकेला शकुंतला का चित्र नहीं बनाना चाहता। वो श्लोक है, कार्या सैकतलीन हंस मिथुना श्रोतो वहा मालिनी पादास्ताभिमतो निषण्य हरिणा गौरी गुरो पावना शाखा लंबित वलकलस्य चतुरोर निर्मातु विच्छा निधा श्रृंगे कृष्ण मृगस्य वामनयनम कंडूयमानाम मृगी। क्या कहते हैं? दुष्यंत कहता मैं अकेली शकुंतला का चित्र नहीं बनाना चाहता हूँ, मालिनी नदी का चित्र बनाना चाहता हूँ, जिसके बलुए तट के ऊपर हंस का जोड़ा जो है विचर रहा हो, जहाँ की तलहटी में हरिण बैठे हुए हों, जहाँ के वृक्षों की शाखाओं के ऊपर सन्यासियों के वलकल वस्त्र लटक रहे हों, और मैं एक ऐसा हरिण और हरिणी का जोड़ा भी बनाना चाहता हूँ जिसमें हरिण अपने सींग से हरिणी की बाईं आंख को खुजला रहा। ये सौंदर्य का मर्म पंडित जी ने समझाया उस श्लोक के माध्यम से। जो बिंब कालिदास के हैं उनके माध्यम से उन्होंने समझाया। वो कहते हैं कि बादल सुंदर हैं, इसका प्रमाण बादल नहीं है, इसका प्रमाण उसके विरह में दुबली हुई नदी है। तो ये जो उनके कालिदास को उन्होंने चिन्हित किया, और कालिदास के पार्वती के माध्यम से, इंदुमती के माध्यम से, मालविका का जो आपने समाधि शिथिल होने का चित्र बताया कि वो मालविका को पहले तो जब वो चित्र देखता है तो वो बोलता है अग्निमित्र कि अरे वाह, कलाकार ने तो बड़ा शानदार चित्र, बढ़िया चित्र बनाया। लेकिन जब वो नृत्यरत मालविका को देखता है तब वो कहता है कि अरे इस चित्र के अंदर तो कुछ कमी है, उसकी समाधि शिथिल हो गई हो। समाधि में यदि चित्र बनाए, कलाकार के लिए आवश्यक है कि वो समाधि में चित्र उसको बनाना चाहिए। तो वे अकेले एक ऐसे, मेरे को लगे, मैं मतलब इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ संस्कृत भी, लेकिन मेरा ये मानना है कि कालिदास की बिंबात्मक भाषा के आधार पर, कालिदास के उदाहरणों के आधार पर पंडित जी ने भारतीय कला की अवधारणा को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया। और उनकी कृति है कालिदास से एक साक्षात्कार, जिसमें हम उनकी ये बात जो है वो पाते हैं।
दूसरा आनंद कुमार स्वामी के संबंध में जैसा आपने कहा, वो कहते थे कि भाई कलाकार जो है जहाँ उसका स्व विसर्जित हो जाता है वहीं से जो है वो कलाकार की दृष्टि पनपती है। और वो राय कृष्ण दास जी के साथी थे। राय कृष्ण दास जी उनको अनुज मानते थे और राय कृष्ण दास जी के सानिध्य में बैठकर उनके यहाँ जो उस्ताद राम प्रसाद मुगल कलम के आखिरी जिसको कलाकार थे उनके बारे में उन्होंने लिखा है। पंडित जी ने राय कृष्ण दास जी के ऊपर पूरा एक मोनोग्राफ लिखा है, पूरी एक पुस्तक लिखी है। हम नहीं जानते। पंडित जी ने अपने समकालीन सब चित्रकारों के बारे में लिखा है। तो वो आप जाएं वहाँ गोरखपुर में तो राम कुमार के बने हुए उनके पूज्य पिताजी माताजी के चित्र लगे हुए हैं। उनके गांव में पकड़ दिया में आप ये देखिए अजंता शैली में जैसे हाथियों की कतार है वो उन्होंने बनवा के उसके दरवाजे बना रखे हैं छोटे से गांव में। तो वो उनकी जो दृष्टि थी वो अवधारणात्मक स्तर के ऊपर बड़ी स्पष्ट थी। और कालिदास को लेकर के, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी को लेकर के वो कहते थे कि हमारे यहाँ व्यक्ति के नाम पर कला नहीं है, हमारे यहाँ अशोक की कला नहीं है, हमारे यहाँ समुद्रगुप्त की कला नहीं है, चंद्रगुप्त के नाम से कला नहीं है। हमारे यहाँ कला है तो मौर्य कला है, हमारे यहाँ है तो वो कला गुप्त कला है, शुंग कला है, कुषाण कला है। शुंग, इक्ष्वाकु, कुषाण, गुप्त, वाकाटक, चालुक्य, पल्लव, पाल, सेन, चोल, सलसत्रंबा पर से लेकर के परिहार तक ये पूरे जितनी ईसा के महाजनपद काल के वंशजों से लेकर के परमार काल तक की कला है इसका अध्ययन था उनका। तो ये जो है वो अवधारणात्मक स्तर पर जो मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ, पंडित जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि हमारे यहाँ कला जो है, हमारे यहाँ कलाकारों के जैसा आप कह रहे हैं वो कहते थे नाम ही नहीं है। हम खजुराहो के कलाकार का नाम नहीं जानते, अजंता के कलाकारों के नाम नहीं जानते। वो कलाकार क्या थे? ऐसे अनासक्त बौद्ध कलाकार जिन्होंने आसक्ति के चरम को रच दिया, ऐसे महान विरागी कलाकार जिन्होंने अनुराग की पराकाष्ठा को रच दिया। बाग में, अजंता में, सित्तनवासल में, बदामी में, सांची में, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उनको उन्होंने तंत्र कला और आस्वाद में भी स्पष्ट किया है, गति और रेखा में भी स्पष्ट किया है और स्वरूप विमर्श में भी उन्होंने स्पष्ट किया है। उसके बारे में हम बहुत विस्तार से बात कर सकते हैं। दूसरे जिनसे प्रभावित थे वो, जिनके बारे में उन्होंने लिखा, वो थी स्टेला क्रैमरिश जिनका आपने नाम लिया। वो भी इसी बात की के संबंध में कहती थी कि भारत में धर्म, कला, आध्यात्म इन सब में कहीं किसी प्रकार की विच्छिन्नता नहीं है, ये सब समग्रता के द्योतक हैं। उनकी जो शिष्या थी जिन्होंने गीत गोविंद का अनुवाद किया था वो बारबरा स्टॉलर मिलर, और तीसरे जो थे वो रॉबर्ट स्केल्टन जो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम के क्यूरेटर थे। एक लंबा संवाद पंडित जी का उनसे हुआ था और पंडित जी ने उनसे कहा था कि नहीं, हमारे यहाँ ये मत समझना कि गर्भगृह महत्वपूर्ण है, हमारे यहाँ गर्भगृह में जाकर के जिस मूर्ति की हम आराधना पूजा करते हैं वह यदि हम मंदिर की परिक्रमा कर लेते हैं तो वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गर्भगृह के अंदर विग्रह की पूजा करना या मंदिर की परिक्रमा करना, दोनों में हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हमारा लोक जो है वो कहते थे कि हमारा लोक जो है वो फोक से भिन्न है। पश्चिम का जो फोक है वो तो जो है वो असभ्य को अलग मानता है, सभ्य को अलग मानता है, लेकिन हमारे यहाँ एक नैरंतर्य है। और आपने जिनकी बात की अभी, वासुदेव शरण अग्रवाल की बात की, डॉक्टर रघुवीर सिंह की और भगवत शरण उपाध्याय जी की, वो राय कृष्ण दास जी की, राय आनंद कृष्ण जी की, ये सारी की सारी एक परंपरा जो थी उनके समय में थी। बहुत विस्तार से बात हो सकती है, लेकिन मैं उनके दूसरे पक्ष के बारे में विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूँ। उस पक्ष को कहीं नहीं स्पर्श अभी तक किया गया और मैंने कल आदरणीय कुबुज जी से भी निवेदन किया, देवेश जी से भी अभी निवेदन किया, आप सबके सामने फिर निवेदन कर रहा हूँ। हमारे यहाँ एक परंपरा थी, लघुचित्र परंपरा, इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स। इंडियन मिनिएचर पेंटिंग मतलब आप एक 30 बाई 45 की परिधि में
आप पूरे भागवत के दशम स्कंद की पूरी लीलाओं को चित्रित कर दिया हमारे यहाँ के चित्रों ने। वो लघु चित्र परंपरा जो है, वो लघु चित्र परंपरा हमारे यहाँ आप समझिए 10वीं शताब्दी से पनपी और वो 19वीं शताब्दी तक चली आई। उसमें हमारे यहाँ हजारों क्या लाखों चित्र, 1 लाख के आसपास चित्र बने, विभिन्न शैलियों में चित्र बने, पहाड़ों में चित्र बने, मानकोट में, कांगड़ा में, चंबा में, नूरपुर में, गुलेर में, छोटी छोटी रियासतों में। राजस्थान के अंदर आप जाइए तो आपके मेवाड़ में, मारवाड़ में, हाड़ौती में, शेखावाटी में, ये जो 4 अंचल है, इनकी बड़ी बड़ी रियासतों में छोटे छोटे ठिकानों के अंदर चित्र बने। मालवा जैसे हमारे यहाँ का जो अंचल है वहाँ चित्र बने, कच्छ से लेकर बंगाल तक जो है वो चित्र बने। और ये सारे के सारे चित्रों का ज़्यादा हिस्सा उन मैन्युस्क्रिप्ट्स के, उन हमारे भारतीय काव्य के आधार पर बना है, जो जिस भारतीय काव्य के हमारे यहाँ के हिंदी और संस्कृत के मनीषी हैं, जो हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है, वो भारतीय हमारे यहाँ जो लघु चित्र जिनकी मैं बात कर रहा हूँ विभिन्न शैलियों में, वो काहे पे बने हैं? वो चित्र बने हैं आपके वाल्मीकि रामायण पर, वो चित्र बने हैं महाभारत पर, वो बने हैं बाल गोपाल स्तुति के ऊपर, वो बने हैं गीत गोविंद के ऊपर, वो बने हैं आपके संस्कृत के जितने भी हमारे परवर्ती ग्रंथ हैं उनके ऊपर, रति रहस्य के ऊपर, फिर आपके सूरसागर पर, रामचरितमानस पर, रीतिकाल का काव्य जो है वो रसिक प्रिया, कवि प्रिया केशव की, बिहारी के तमाम दोहे, इन सब के काव्यों के ऊपर, कुकर की रसबेली तक, मतीराम के रसराज तक, इन सब के ऊपर काम हुआ है। ये मेवाड़ के अंदर तो राजा जगत सिंह के समय में उसका मेवाड़ी में अनुवाद करके ऊपर अपर रजिस्टर में वो पूरी इबारत लिखी है, आप लोगों ने देखे होंगे चित्र, और उसके नीचे पूरा चित्र बना हुआ है। मेरी पुस्तक जब भारतीय चित्रांकन परंपरा की भूमिका पंडित जी ने लिखी और मैंने उनके सामने ये प्रश्न उपस्थित किया तो उन्होंने कहा, बोले कि हाँ तुम ठीक इंगित करते हो। वो हमारे यहाँ भारतीय कला और साहित्य के अंतर संबंधों को लेकर के ये पूरी लघु चित्र परंपरा लगभग अनदेखी रह गई। और इससे बड़ा फोरम क्या हो सकता है? साहित्य अकादमी से बड़ा फोरम तो कोई दूसरा होगा नहीं भारत में। जो वर्धा में यूनिवर्सिटी जहाँ कुमुद जी हैं, महात्मा गांधी केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, ये जो हैं इन संस्थानों को श्रद्धेय आचार्य जी बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये कम से कम आप जैसे लोगों के मार्गदर्शन में भारतीय कला और साहित्य के अंतर संबंधों की ये जो लघु चित्रों की परंपरा है, इस पे काम होना चाहिए, क्योंकि ये साहित्य का विषय है। मैं गया था पेरिस में, वहाँ एक अमीना ताहा हुसैन ओकड़ा हैं, म्यूजिक गिवी वहाँ के राष्ट्रीय संग्रहालय की जो अध्यक्ष हैं, उसमें उन्होंने क्या काम किया? वो 11 वर्षों तक 21 देशों में घूमी, रामायण के ऊपर जितने निजी संग्रहों में, संग्रहालयों में चित्र थे, लघु चित्र थे, उन सब की डिजिटल कॉपीज लाई। उन 10 वर्ष तक उन्होंने और उनकी टीम ने उस 11,000 चित्रों में से 650 चित्र छांटे और उन 650 चित्रों को छांट के फ्रेंच में 6 खंडों के अंदर पूरी उस रामायण को प्रस्तुत किया। उस रामायण को निकले 25 बरस हो गए, आज तक ना तो उसका अंग्रेजी अनुवाद हम करा पाए और ना हिंदी अनुवाद होना तो दूर की बात है। ये काम हमारे यहाँ होना चाहिए। ये भारतीय लघु चित्र परंपरा पूरी की पूरी हमारे यहाँ अनदेखी रह गई है। क्या गीत गोविंद के आधार पर जो प्रत्येक शैली में चित्र बने हुए हैं, क्या वो साहित्य का अंग नहीं है? क्या वो साहित्य और कला के अंतर संबंधों को जोड़ने वाली सामग्री साहित्य के अंतर्गत नहीं आनी चाहिए? तो ये मेरा एक निवेदन है। ये मैं मेरी गलती भी हो सकती है, मैं इतना बड़ा विद्वान भी नहीं हूँ साहित्य का, मैं तो खैर वाणिज्यकर का आदमी हूँ, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा मैं इसी निष्कर्ष के ऊपर पहुँचा हूँ। पंडित जी ने मेरे साथ इन सारे लघु चित्र के विशिष्ट संग्रहों को देखा है। मंजुला जी गवाह हैं उसकी। बनारस कला भवन के अंदर कपिला जी थी, राय कृष्ण दास जी के पुत्र जो राय आनंद कृष्ण थे वो थे, पंडित जी थे। पूरी वीथिका जो है घूमी, वो उसका संदर्भ बताते थे चित्र का। कपिला जी जो है उसकी विशेषताएं बताती थी और पंडित जी फिर उस कविता का मर्म जो है वो समझाया करते थे। तो वो
मैंने अंग्रेज़ों लोगों से पूछा कि भाई आप लोग जो है इसको हमारे साहित्यिकांग मानते हो? बोले है, W.G. आर्चर ने विद्यापति का अनुवाद किया है और सब तमाम ग्रंथों का इसका अनुवाद किया है, और तो हम तो जो है भाई आपके यहाँ की कविता का मर्म समझते नहीं। मोतीलाल बनारसी दास ने बहादुर की जो अनुवाद बना दिया है उसकी पंक्तियाँ हम उद्धृत कर देते हैं, लेकिन ये आपके यहाँ के मनीषियों का और जो काव्य मर्मज्ञ हैं वो हमको समझाएं कि इस कविता का मर्म क्या है। ये चित्र जो बना हुआ है उस चित्र के अंदर कितनी कविता है और कितना कलाकार का जो है वो अपना उद्यम है, ये बताएं वो। तो ये जब तक ये बात पूरी नहीं होती तब तक उन चित्रों की व्याख्या नहीं हो सकती, और उस परंपरा के संबंध में जो है वो निस्संदेह विचार करना चाहिए। पंडित जी 2 दिन बैठे गोपी कृष्ण कनोडिया संग्रह देखने के लिए पटना में। जगदीश मित्तल एंड कमला मित्तल म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स हैदराबाद, जो सबसे बड़ा लघु चित्रों का संग्रह है, उसको देखा। पूरी लघु चित्र परंपरा की आख्यान हिंदी में करने वाले वो एकमात्र इकलौते चिंतक हैं, और उनके इस पक्ष के ऊपर हमारे यहाँ अवधारणात्मक पक्ष के ऊपर तो विचार हुआ है, उनकी खुद की कृतियाँ हैं, लेकिन जो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ इसके बारे में ज़रूर हमारे को विचार करना चाहिए, और उनका ये पक्ष जो है वो ज़रूर हमारे सामने आना चाहिए। और हमारे यहाँ क्या होता है, देह यदि चली जाती है, जिसको जाना ही है, नश्वरी ही है, तो फिर वह रूपांतरित हो जाती है अक्षर देह में, फिर वह रूपांतरित हो जाती है स्मृति देह में, जो हमेशा अक्षय बनी रहती है। फिर वह स्वर बन जाती है, फिर वह सौरभ बन जाती है। पंडित जी इसी प्रकार के स्वर हैं, इसी प्रकार के सौरभ हैं। मुझे डॉक्टर सर हरि सिंह गौर, जो सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, उनकी एक अंग्रेज़ी कविता की कुछ पंक्तियाँ स्मरण हो आई हैं, जिसका मैंने हिंदी अनुवाद किया है। परहित के निमित्त जो तत्पर, जिनको घृणा न द्वेष, मधुर प्रेम के आलिंगन में लिपटे हुए अशेष, पुखरा जी पाखुरियों को जो खोले नभ की ओर, इंसा जीवों मरूं भी इंसा, अक्षय सौरभ छोड़। पंडित जी की इसी अक्षय सौरभ से परिपूर्ण स्मृति को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी का, बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण व्याख्यान आपने दिया, और लघु चित्र परंपरा की ओर जो आपने इशारा किया उस पर अध्ययन, तो मुझे लगता है कि ललित कला अकादमी का क्षेत्र है वो, लेकिन साहित्य अकादमी का क्षेत्र है, दोनों आमने सामने हैं। तो दोनों आमने सामने है भाई। एक बात मैं एक मिनट, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ। ललित कला अकादमी ने अपनी कई कार्यशालाओं में, एक बार तो मेरे ही संयोजन में राग मालाओं पर वो है, वो काम है, लेकिन ये वो अंतर काम संबंध हुआ, वाला और काम मिनिएचर पे बहुत सारे प्रकाशन भी हुए, अब भी होते रहते हैं, होना ये चाहिए। और ये श्रृंखला टूटी नहीं है, आज भी चंबा में, कांगड़ा में, हिमाचल के और राजस्थान के कई इलाकों में लगातार काम हो रहे हैं, नए लोग भी सीख रहे हैं और आधुनिक कला में भी उसका प्रयोग कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, और ये ललित कला अकादमी और साहित्य अकादमी मिल के एक परियोजना बनाकर, सही बात, बाज़ाब्ता बैठ के इस पर बात करे, तो ये सचमुच बहुत अच्छा काम हो सकता है। बिल्कुल ठीक। अभी साहित्योत्सव में अकादमी ने इस तरह का एक प्रदर्शनी लगाई थी, एम.टी. वासुदेवन नायर के उपन्यास पर जो है किस तरह का की कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था उसमें। तो खैर यह एक विस्तृत चर्चा का विषय है। हाँ नहीं, मैं ये भी सच में एक मिनट और निवेदन करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर काम नहीं हुआ, और जैसा मैंने फिर भी निवेदन किया था कि प्रस्ताव आए तो सर जैसे जो विद्वान मनीषी हैं ऐसे अंतर संबंधों के, उनके निर्देशन में, मार्गदर्शन में काम होना चाहिए। ये काम किया डॉक्टर नगेंद्र ने किया है। उन्होंने क्या किया है कि बिहारी और देव, इन दोनों के काव्यों के आधार पर जो चित्र बने हैं उन चित्रों की व्याख्या की, लेकिन उन्होंने क्या किया कि ये चित्रों का विवरण बाद में दिया। वो काव्य के आधार पे उन्होंने कहा कि ये इस काव्य में इस स्वर के ऊपर आघात ज़्यादा है, इसलिए चित्रकार ने यहाँ स्ट्रोक जो है वो
तेज लगाया है, यहाँ का रंग कम लगाया, लेकिन ये मेथोडिकल नहीं था और उसमें क्रोनोलॉजी भी जो है डिस्टर्ब होती थी। पंडित जी की अप्रोच जो थी वो ये थी बिल्कुल कि वो चित्र के आधार, चित्र को देख के फिर ये बताते थे कि इसमें कितनी कविता आई है और कैसी कविता आई है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी का, माधव हारा जी का और ज्योतिष जोशी जी का इस महत्वपूर्ण सत्र के लिए। मित्रों, अब यह सत्र यहाँ समाप्त होता है और आप सब चाय के लिए आमंत्रित हैं। चाय के बाद 12 बजे हम दूसरा सत्र रखेंगे जो विद्या निवास मिश्र भारतीय परंपरा के संवाहक इस विषय पर केंद्रित है और इसकी अध्यक्षता प्रोफेसर नंद किशोर आचार्य करेंगे।